दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आकाशवाणी पे। दोस्तों अभी तक हमने जो अपने इतिहास का जो हमारा ये वीडियो चल रहा है इसमें हमने पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और हमने अपना अंतिम वीडियो जो था वो वैदिक सभ्यता का एक पार्ट ऋग वैदिक काल का भी हमने अध्ययन कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर वैदिक काल। अभी तक हमने देखा जो वैदिक काल का पहला पार्ट था ऋग वैदिक काल, जो हम उसकी टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक चला। अब 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड चलता है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें ऋग्वेद की रचना हो गई थी, इसके बाद में इसके बाकी तीनों वेदों की रचना इस काल में ऋग्वेद को छोड़ के शेष अन्य वेदों जैसे ब्राह्मण, अरण्य एवं उपनिषदों की रचना इसी काल में हुई थी। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। शतपथ ब्राह्मण ने पंजालों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। इस काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई थी। अभी तक इस काल में जो राजा थे उनको सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना जाता था। राजा का जो पद था, जैसे ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था, इस काल में राजा का पद जो था वंशानुगत हो गया था। यानी अगर राजा है तो उसका लड़का भी राजा ही बनेगा। राष्ट्र शब्द की प्रयोग भी सबसे पहले इसी काल में हुई थी और इस काल में महिलाओं का जो प्रवेश था सभा में वो निषेध हो गया था। देखिए पहले में क्या हुआ था ना, जब ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का जो प्रवेश था वो सभा में समिति में था, लेकिन जब ये काल आता है तो कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं इस काल में, तो महिलाओं का प्रवेश यहाँ से निषिद्ध हो गया। जन अभी तक जो सबसे अंतिम स्थान था सामाजिक व्यवस्था का जन, वो जन के स्थान पे यहाँ पे जनपद हो गया। अब देखते हैं इसका सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस काल में सती प्रथा का, देखिए अभी तक हमने जब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें अच्छी से अच्छी बातें मिली महिलाओं संबंधित और सामाजिक संबंधित। जैसे हमने देखा था कि महिलाएं राजनीति में ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी, लेकिन जब हम इस काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया था सभा में। जब वहाँ की बात की जाए ऋग्वैदिक काल में, तो आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में अंतर्जातीय विवाह होता था, बाल विवाह होता का निषेध था, विधवा विवाह की प्रथा थी, यानी ये सब अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन जब इस काल में आते हैं तो सती प्रथा का पता चलता है। इसी काल में 3 आश्रम का पता चलता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जबकि चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो जाबलू उपनिषद में मिलता है। अब देखते हैं इसकी इकोनॉमी क्या है। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करी जाए तो इसका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाएं के बारे में पता चला। जो चारों क्रियाएं क्या होती है, हमारे आज भी हम लोग जो गांव से संबंधित हैं उनको पता होगी कि कृषि की जो चारों प्रक्रिया होती हैं, जैसे पहला होता है जुताई, उसके बाद होता है बुनाई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसके बाद कटक संहिता जो है उसमें 24 बैलों द्वारा हल खींचने का भी उल्लेख मिलता है, वो काटक संहिता बोलते हैं उसे। इसी काल में सूद यानी ब्याज पर रुपए देने का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इस काल में सोने और लोहे के अतिरिक्त टीन, तांबा, चांदी, सीसा से भी लोग परिचित हो गए थे। अब देखते हैं यहाँ के धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। अभी तक धर्म का जो मुख्य आधार था वो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहाँ कर्मकांड नहीं था, यहाँ पे कर्मकांड के आधारित हो गया, यहाँ पे यज्ञ हो गया। जबकि ऋग्वैदिक काल में केवल स्तुति और आराधना को ही महत्व दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे धर्म का मुख्य आधार यज्ञ हो गया। मूर्ति पूजा के कुछ संकेत मिले हैं, कर्मकांड काफ़ी बढ़ गया था। ऋग्वैदिक काल में जहाँ हम लोग इंद्र, अग्नि, वायु को महत्व देते थे, इस काल में आते आते इंद्र, अग्नि, वायु महत्वहीन हो गए और उनके स्थान पे प्रजापति जो सर्वोच्च देवता माना गया इस काल का, तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। और अब ऋग्वैदिक काल के बाद में जो तीनों वेदों की रचना हुई थी उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सामवेद जो थे उसके जो टोटल मंत्र थे वो 1869 मंत्र थे, जिसमें 75 जो उसके मंत्र थे वो मौलिक मंत्र थे, बाकी सब लोग ऋग्वेद से ही लिया गया था।
संगीत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ माना गया है सामवेद को। और सामवेद का जो पाठ है उसके उद्गाता नामक पुरोहित करते थे उसका, यानी सामवेद का जो पाठ था उसको उद्गाता नामक पुरोहित उसका पाठ करते थे। सामवेद की 3 शाखाएं कौमुद, रामायणी और श्रेमिनी है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद या गद्य और पद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है हमारे क्वेश्चन में कि ये गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। 2 भाग हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगर मंत्रों की बात की जाए तो 2086 मंत्र हैं इसमें, और इसके अंदर हमें राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख यहाँ मिलता है हमें। और इसके बाद में अगला जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी और सबसे ज़्यादा कर्मकांड इसी वेद में बढ़ा था। इस मंत्रों की संख्या इसमें 6000 और 20 अध्याय, 731 सूक्त इसमें है। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना सब इसमें उल्लेख मिलते हैं। 2 शाखाएँ इसकी थी। जो 2 शाखाएँ वो थी पिप्पलाद और शौनक। इसकी जो रचना थी वो अथर्वा ऋषि जी ने की थी। इसके बाद में कुछ और ग्रंथों की बात करते हैं। इसमें पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को सरलता के लिए, वेदों को सही से समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। इन्हें वेदों का टीका भी कहते हैं। ग्रंथों की रचना जो है वो गद्य में है। अगला है अरण्य। जंगलों में, अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। जंगलों में निवास करने वाले लोग जो विद्वान थे वो इसकी रचना करते थे, और इसकी जो टोटल रचना है वो 7 है। इसके बाद आता है उपनिषद। ये अरण्य के पूरक ग्रंथ हैं। इनकी रचना अंत में हुई थी, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, उपनिषदों को। इसके बाद आता है उपनिषद के बाद वेदांग। वेदांग कुल मिला के 6 हैं। सबसे पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो जो शिक्षा होता है उन्हें वेदों की नासिका कहा जाता है। जो ज्योतिषी होता है उसमें वेदों का नेत्र कहा जाता है। जो छंद होते हैं उन्हें वेदों का पैर कहा जाता है, और जो कल्प होते हैं उन्हें वेदों का हाथ कहा गया है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। उपनिषद का एक सीधा मतलब ये भी होता है वह विद्या जो गुरु के समीप यानी मुक्त के समीप बैठ कर सीखी जाए। तो अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था उपनिषद के बारे में, तो उसकी जो संख्या थी वो 108 होती है, लेकिन प्रमाणिक जो है वो 12 ही है। तो दोस्तों अब हम जब उत्तर वैदिक काल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कर्मकांड का भी बढ़ा हुआ होता है। आगे चल के काफ़ी दिक्कतें होती हैं प्रजा में, तो इसमें कुछ समाज के लोग इसको सुधारने के लिए आगे आते हैं। तो हम अगले वीडियो में अपने कुछ समाज सुधारक आंदोलन भी चलेंगे। इसमें कुछ समाज सुधारक लोग भी आएंगे और एक नए नए पंथ की स्थापना करेंगे, एक धर्म की स्थापना करेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।